नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। शाम के 4 बज चुके हैं और हाजिर हूं मैं एक नए मुद्दे के साथ। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के आंकड़े पहाड़ जैसे ऊंचे होते जा रहे हैं, लेकिन इस पर अब चिंता और चर्चा जैसी पहली थी वैसी अब नहीं रही। जैसी शुरुआती दिनों में थी, अब वो चर्चाएं और वो चिंता नजर नहीं आ रही। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर कोरोना को लेकर अनदेखी का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं सरकार के हिसाब से हालात काबू में हैं। तो वहीं कोरोना की मार अब देश के गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच चुकी है। साथ ही आज ही खबर आई है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, कहां हो रही है चूक। कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम कल 24 घंटों के हाल देखें तो उत्तर प्रदेश में 4500 से ज़्यादा कोरोना पेशेंट सामने आए थे। राजधानी लखनऊ में सबसे ज़्यादा 475। वहीं अगर हम अब तक कुल कोरोना पेशेंट्स की संख्या देखें तो वो करीब 1 लाख के पार पहुंच चुकी है, जिसमें करीब 50,000 ऐसे हैं जो कि अभी मौजूदा समय में संक्रमित हैं, एक्टिव केसेस हैं। ऐसे में ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि आखिर इतनी एहतियात बरतने के बाद और इतनी सख्ती के बाद भी लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ये आने वाले दिनों में क्या स्थिति और पैदा करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि लगातार सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर लगाम लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन उससे भी अभी तक कोई फ़ायदा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो आंकड़ा 4500 के पार है। आज की रिपोर्ट का क्या हाल होता है ये भी देखना अहम होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम न्यूज़। तो हमारे सहयोगी ने बताया क्या कुछ स्थिति यूपी में इस वक्त कोरोना को लेकर, और आखिर में यही सवाल कि आखिर उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति क्यों लगातार भयावह होती हुई नजर आ रही है और क्यों मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कहां हो रही है चूक, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं। ताजा अपडेट से आपको रूबरू करा देते हैं। यूपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 39,347 है। वहीं यूपी में बढ़ता कोरोना का ग्राफ आपको बता दें कि 84,661 अब तक स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 2,230 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो ये ताजा अपडेट उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 24 घंटे में 475 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। कानपुर में 232, नोएडा में 84, गाजियाबाद में 100 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये ताजा अपडेट उत्तर प्रदेश के आपको दे रहे हैं। वाराणसी में 166, प्रयागराज में 227, बरेली में 183 लोगों को कोरोना हुआ। गोरखपुर में 224, झांसी में 77, जौनपुर में 44 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी का, वो आपको बताएंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, अखिलेश यादव ने यह कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या कुछ नीति बनाई है अभी तक प्रदेश सरकार ने। लखनऊ की हालत चिंताजनक बनी हुई है, क्या कर रही है सरकार, अखिलेश यादव के ये सवाल। सपा लगातार सवाल खड़े कर रही है, सरकार ने कोई ठोस नीति नहीं बनाई है। तो अस्पतालों में बेड सीमित हैं, अस्पतालों में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अखिलेश यादव लगातार सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,583 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ये ताजा आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। उससे आप उत्तर प्रदेश की स्थिति को समझ सकते हैं, क्या कुछ कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश की स्थिति इस वक्त है। तो ये ताजा आंकड़े उत्तर प्रदेश के, क्या कुछ कोरोना के हालात, कोरोना से कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है और कितने लोग डिस्चार्ज होकर ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। ताजा अपडेट आपके सामने रख रहे हैं उत्तर प्रदेश के। कानपुर में 232, नोएडा में 84, गाजियाबाद में 100 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें वाराणसी में 167 और प्रयागराज में 227, बरेली में 183 लोग, गोरखपुर में 224, झांसी में 77, जौनपुर में 44 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं कोरोना को लेकर, और आप इन अपडेट्स को सुनकर पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में किस तरह जो कोरोना है वो लगातार अपने पैर पसार रहा है। सरकार अलग कह रही है कि स्थिति जो है वो काबू में है। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं स्थिति काबू में रहे। इसी के साथ विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। सपा की तरफ से अखिलेश यादव लगातार बोल रहे हैं कि सरकार के पास, प्रदेश सरकार के पास कोई
ठोस नीति नहीं है। आखिर क्या कर रही है कोरोना पर सरकार? लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इस पर लगातार अखिलेश यादव सवाल उठाते हुए, वहीं ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कोरोना पर जिक्र ज्यादा हो रहा है और फिक्र यहां पर कम नजर आ रही है, चाहे वो सरकार हो या फिर जनता। क्योंकि शुरुआती दौर में देखा जा रहा था कि लोग भी सजग नजर आ रहे थे और प्रदेश सरकार की तरफ से भी ठोस कदम उठाए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि अब रियायतें दे दी जा चुकी हैं, लॉकडाउन नहीं है, तो ऐसे में मानो लोगों को भी चिंता नहीं है, लोग भी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भीड़ आपको दिख जाएगी और कह सकते हैं कि यह भी बड़े कारण है कि कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है, इससे आपको अवगत कराएंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके सामने ही ताजा अपडेट हम दे रहे हैं कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति इस वक्त प्रदेश में है। तो ये ताजा अपडेट उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर। फिलहाल इससे पहले आपको बता दें कि सपा की तरफ से, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार ने कोई ठोस नीति नहीं बनाई है। अखिलेश यादव लगातार ये बोल रहे हैं सरकार पर सवाल उठाते हुए, अस्पतालों में बेड सीमित है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, और लगातार कह रहे हैं कि जो कोरोना के मरीज हैं, जो संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है, लेकिन सरकार गायब है। तो यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,583 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या आपको बता दें कि 49,000 से पार है और इसी के साथ आपको बता दें 84,661 अब तक के स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में अब तक 2,230 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो ये ताजा आंकड़े आपके सामने उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है कोरोना को लेकर, लगातार आपको बता रहे हैं। लगातार प्राइम न्यूज आपको अपडेट दे रहा है किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात है। लगातार हम जो मुख्य बिंदु हैं वो आपके सामने रखते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार की तरफ से लगातार सफाई दी जा रही है, लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात अभी नियंत्रण में है, अभी कुछ भी स्थिति जो है ऐसी नहीं है कि वो नियंत्रण से बाहर है। लेकिन यहां पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आंकड़े दिखाते हैं कि लगातार जो स्थिति है वो किस तरह से कितनी भयावह होती नजर आ रही है। वहीं विपक्ष यहां पर प्रदेश सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि लगातार उत्तर प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार जो है वो घर में बैठी हुई है। प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो घर में बैठे हुए हैं और बाहर जो जनता है उनको त्रस्त छोड़ दिया गया है। वहीं सपा की तरफ से अखिलेश यादव का कहना है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। आखिर क्यों, कहां चूक हो रही है, ये बड़े सवाल है। आखिर क्यों कोरोना के मामले जो हैं उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, आखिर कहां प्रदेश सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से कहां चूक हो रही है। क्योंकि ये भी चीजें देखी जा रही है, जो पहले का माहौल था शुरुआती दौर में, जिस तरह से लोग सीरियसली इस चीज को ले रहे थे, कोरोना को ले रहे थे, वैसे ही अब नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भी जिस तरह से रियायतें दी हैं, लॉकडाउन अब नहीं लग रहा है। ऐसे में अब माना जा रहा है ये भी एक बड़ी वजह है कि प्रदेश में लगातार जो मामले हैं कोरोना के वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आपके सामने ताजा अपडेट हम रख रहे हैं, क्या कुछ आंकड़े उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना को लेकर हैं। तो हमने आपको बताया कि क्या कुछ आंकड़े इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, डॉक्टर चिन्मय गुप्ता सीनियर फिजिशियन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर चिन्मय गुप्ता, किस तरह से देखा जाए, आखिर क्यों जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम जो देश हैं, जहां पर चाहे वो चाइना ले लीजिए, स्पेन ले लीजिए, जहां पर कोरोना जो है वो बहुत ही विकराल रूप से फैला था, उसने स्थिति में नियंत्रण पा लिया, लेकिन भारत क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं लास्ट 24 आवर्स में यूपी में 4,500 से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव आए हैं एंड टोटल केसेस हम लोग के 1,40,000 हो चुके हैं अभी तक यूपी में। तो मुझे क्या लगता है कि हम लोगों को एक जागरूकता और ज़रूरत है कि जो लोग हमारे नॉर्मल पब्लिक है जो बाहर जाती है, बसेस में ट्रैवल करती है, ऑटोज़ में जाती है, काम पे जाती है, जैसे कि हम लोग लॉकडाउन अब लिफ्ट कर दिया गया है, काम पे जाना ज़रूरी है, तो अब हम लोग को 3 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। एक तो आपका SMS कहते हैं उसको, सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों को बहुत हम लोगों को रिलीजियसली फॉलो करना है, जैसे कि जो बढ़ते मामले हैं उन पे हम लोग काबू पा सकें। मास्क अच्छे से पहने और एक लॉ एक होना चाहिए कि मास्क के बिना जो भी
नहीं है, जो मास्क नहीं ढंग से पहना हुआ है, उस पर फाइन, थोड़ा बहुत फाइन हम लोग को करना चाहिए यूपी गवर्नमेंट को। बिल्कुल। अभी लंबा समय है दनोज जी, आपकी माफ कीजिएगा डॉक्टर चिन्मय जी आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं नितिन कुमार। नितिन, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्योंकि देख रहे हैं हम कोरोना को लेकर लगातार जो स्थिति है प्रदेश में वो लगातार बदतर होती नजर आ रही है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर इस वक्त की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो बिल्कुल भयावह प्रदेश में होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन अगर हम देखें तो 4000, 5000, 6000 तक केस निकल कर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो 2 दिन पहले 800 का आंकड़ा भी पार कर चुका था राजधानी लखनऊ में कोरोना पेशेंट का, और कल की अगर हम बात करें तो वो भी करीब 475 का आंकड़ा कल राजधानी लखनऊ में था, और उसी तरह का अनुमान आज का भी लगाया जा रहा है। लेकिन जो प्रमुख प्रिकॉशंस है, क्योंकि सबसे पहले बताया गया था कि अगर कोरोना से लड़ना है तो जिसकी सबसे जो पहली रेमेडी थी वो ये था कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। सरकार ने भी पूरी कोशिश की, सरकार लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज टीम 11 की बैठक करते हैं और रोज वो निर्देश देते हुए नजर आए हैं कि जो कंटेनमेंट जोन है या फिर राजधानी लखनऊ में वो इलाके जहां पर पेशेंट की संख्या सबसे ज्यादा निकल कर आई है, उन जगहों पर लगातार कंटिन्यूअस सैनिटाइजेशन का काम होना जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद ये जो सारी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही जाती रही हैं, इनको कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है। और राजधानी लखनऊ में अगर हम देखें तो आम इलाकों को छोड़ दिया जाए, जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर भी सही तरीके से सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है। दूसरी अहम बात, क्योंकि बताया यही गया था हमेशा से कि अगर कोरोना फैल रहा है तो सबसे पहले तेजी से टेस्ट करवाए जाएं। उत्तर प्रदेश में अभी भी तेजी से टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर अभी की स्थिति हम देखें तो उत्तर प्रदेश में या राजधानी लखनऊ में जहां पर ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, उनके आसपास के लोगों से पूछा जाए तो उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि हमारा टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। तो आप खुद सोच सकती है कि किस तरह से जिला प्रशासन हिला हवाली कर रहा है, और इसका जो पूरा का पूरा खामियाजा है वो आम जो जनता है उत्तर प्रदेश की वो भुगत रही है। अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे मंत्री, इसके साथ ही विपक्ष के कई सारे नेता वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिन्होंने हमेशा से लॉकडाउन का पालन किया, जिन्होंने हमेशा से सैनिटाइजेशन करवाने की बात कही, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन बातें अभी तक नहीं मानी और उत्तर प्रदेश में स्थिति जो है वो बदहाल होती जा रही है। अगर ये प्रमुख जो रेमेडीज बताई गई थी, जो प्रमुख प्रिकॉशंस बताए गए थे, ये अगर अपनाया जाता तो शायद कुछ जरूर कंट्रोल होता। और एक तस्वीर में आपको और जरूर दिखाना चाहूंगा कि राजधानी लखनऊ में जिससे बताया गया कि साप्ताहिक लॉकडाउन लगता है शनिवार रविवार का, तो वो भी कुछ ज्यादा असर नहीं दिखा पा रहा है। इस बार शनिवार रविवार क्योंकि त्योहार का दिन था, 2 दिन भी भीड़ भड़का देखने को मिली। और अभी जो आम तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं वो भी इसी तरह से, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। तो दिन प्रतिदिन चीजों में छूट दी जा रही है, लेकिन जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट थे उनको बिल्कुल भी अपनाया नहीं जा रहा, और यही कारण है कि जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज एक बात और कही है कि उन्होंने ये कहा है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जो मरीज निकलकर पॉजिटिव निकलकर सामने आ रहा है, उसके जो कॉन्टैक्ट में लोग रहे हैं बीते दिनों में, उसको ट्रेस करके उसकी भी टेस्टिंग करी जाए। और ये बात वो हमेशा से कहते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। और बहुत ही इस सोच के साथ जिला प्रशासन ने काम किया है कि कोरोना है टल जाएगा, लेकिन कोरोना टलने वाला नहीं है और उसका भयावह रूप जो है वो भी सामने आते जा रहा है। अब और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। नितिन, आपके पास आऊंगे, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी, और मेजर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता सपा, और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर आनंद कुमार जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट है। नितिन कुमार हमारे साथ लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आप हमें अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करूंगी, और अब आपके पास आऊंगे हरीशचंद्र जी, क्योंकि आप सरकार से हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, आंकड़े जो है 49,000 के पार पहुंच चुके हैं, सरकार क्या कर रही है इस वक्त, क्यों लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार की तरफ से आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये सभी जानते हैं कि ये वायरस अननोन अनसीन है। ये ऐसा दुश्मन है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। और जहां तक जो समाजवादी पार्टी का जो आरोप है, अगर आप उस पे जाएं तो यदि अब तक 85,000 लोग स्वस्थ होकर के अपने घरों को सकुशल गए हैं, तो ये बिना सरकार के काम के नहीं हुआ है, बिना डॉक्टरों के और अस्पतालों के सिस्टम के नहीं हुआ है। तो ये जो सतही जिस तरह की टिप्पणियां आजकल की जा रही हैं, करना तो कुछ भी आप ट्वीट कर दीजिए, कोई भी टिप्पणी कर दीजिए,
लेकिन आप देखिए कि जिस तरह की उत्तर प्रदेश में मेडिकल फैसिलिटीज थी और जिस तरह से कोविड के संक्रमण को फेस करने के लिए उनको त्वरित तैयारी की गई, और चाहे वो बेड की बात हो, चाहे कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए गए हों, बहुत सारी व्यवस्था उसको फेस करने की दृष्टि से बनाई गई। डॉक्टर पैरामेडिकल सबको उसके अनुकूल प्रशिक्षित किया गया पूरे प्रदेश में, और उसी का कारण है कि आज अगर इसमें मृत्यु दर देखी जाए तो वो 2% से भी नीचे है, और रिकवरी रेट भी 67% के आसपास बीच में पहुंच गया था, थोड़ा इस बीच कम हुआ है। लेकिन अगर आप उसकी रिकवरी इन पेशेंट की हुई उनकी संख्या देखें तो लगभग 85,000 है। तो ये बिना कार्य के नहीं हुआ है, ये कोई सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। मेजर आशीष, आपके पास आऊंगी क्योंकि लगातार आपकी तरफ से, सपा की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। कोरोना जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि आपने सुना हरिश्चंद्र का क्या कुछ कहना है, उन्होंने अपनी नीतियां बताई, लेकिन आप ये कह रहे हैं, सपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। आखिर आपको ये क्यों लग रहा है? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है मेजर आशीष जी? चलिए, हमारा संपर्क फिलहाल, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो अभी मैं आऊंगी, लेकिन इससे पहले क्योंकि कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, धनोज कुमार। धनोज जी, आपके पास आऊंगी। क्या आपको लगता है कि अब कोरोना को लेकर जो है जिक्र ज्यादा हो रहा है और फिक्र जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आंकड़े जो है कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका आपका। 2 लाइन से शुरुआत करना चाहता हूँ। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की हर चट्टान तक तोड़ देती है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की हर चट्टान तक तोड़ देती है। क्या गांव क्या शहर सबको डुबो देती है। हम लोग आज आपके स्टूडियो में बैठे हैं। भीषण महामारी कोरोना वायरस, जिसको मैं वुहान वायरस कहता हूँ, क्योंकि यह जिस टाइम वुहान से पनपा था, चला था, उसी टाइम भारत सरकार और राज्य सरकार को कमर कस लेना चाहिए था। क्योंकि सरकार का दायित्व होता है, जब जनता सरकार को चुनती है तो सरकार का एक दायित्व बनता है जनता का हिफाजत, और जनता के हिफाजत में सरकार नाकाम रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अपने पत्रकारिता की नज़र से देखता हूँ, आज हजारों लोग हमारे बीच में नहीं हैं, हजारों लोग मर चुके हैं, और आपने बहुत देर से आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़ों पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। सरकार का दायित्व ये होता है, जैसे भी डॉक्टर हमारे सीनियर फिजिशियन हमारे पड़ोस में बैठ के इन्होंने कहा कि फाइन भी कर देना चाहिए। अरे फाइन तो सरकार पे भी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये काम सरकार का है। सैनिटाइजर फ्री बांटना चाहिए, मास्क फ्री बांटना चाहिए। देखिए, सपा और भाजपा ये दोनों क्रिकेट खेलते हैं। सपा जब सरकार हस्तांतरण किया तो सपा को पता है कितनी हॉस्पिटल थी, और बीजेपी गवर्नमेंट में कितनी हॉस्पिटल बनी। जितना हॉस्पिटल सपा सरकार में था, जितने बेड सपा के सरकार में था, उतना ही बेड बीजेपी के सरकार में है। लेकिन सरकार, आप देखें, अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि सरकार का एक राज्य मंत्री कोरोना के कारण से मर गए। तो सरकार का इतना बड़ा क्षति, इतना बड़ा संदेश यूपी सरकार को। तो जिस तरह से दूसरे काम सरकार बहुत ही तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही कायदे से कर रहे हैं, बहुत ही कानूनन कर रहे हैं, उसी तरह कोरोना वायरस से बचने के लिए उपाय करना चाहिए। क्योंकि जान माल की रक्षा, कौन क्या आरोप लगा रहा, मैं क्या बोल रहा, उसको आप मत देखिए। सरकार का दायित्व, और कहीं ना कहीं सरकार उस दायित्व को निभाने में फेल्योर हुआ है, और अभी भी वक्त है। जैसे कहा है कि कंट्रोल किया, काफी कई हजार लोग, 84,661 आपने जो बताया है, 84,000 लोग ठीक होकर निकले हैं, 84-85,000 लोग। तो वो ठीक होकर निकले तो उसको व्यवस्था मिला ना, तो औरों को आप व्यवस्था दीजिए। और आपने अभी एक भी जिला नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा जिला नहीं है यूपी में जिस जिला के अंदर 200, 300, 700, 800, 900 कोरोना पॉजिटिव ना हो। इस तरह से तो आप देखिए पूरा यूपी जो है कोरोना में है। जिस तरह संवाददाता नितिन कुमार वहां से अपने जान जोखिम में डाल के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग एक पत्रकारिता निभा रहे हैं, अभी बहुत दूर से आ रहे, कई चैनलों पर बैठ के यही बातें कह रहे। सरकार कब जगेगी? क्या वो केंद्र सरकार हो, क्या राज्य सरकार हो, क्या उसका दायित्व नहीं है? क्या
एक टेम्पोररी हॉस्पिटल नहीं बना सकते। टेम्पोररी हॉस्पिटल मतलब क्या, हर डिस्ट्रिक्ट में आप दीजिए टेम्पोररी हॉस्पिटल और डॉक्टर आप हायर कीजिए। अरे जहां कम है वहां से आप डॉक्टर ज्यादा लाइए और आप प्रोडक्ट कीजिए अपने अंदर, हरिश्चंद्र जी, प्रोडक्ट कीजिए। हरिश्चंद्र जी, इसका जवाब आप देंगे तो सही रहेगा। नहीं, वो देखिए पत्रकार हैं और उनको स्वतः इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो वहाँ एक एक कर्मचारी प्रशिक्षित होने चाहिए। और जो टेम्पोररी हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, टेम्पोररी हॉस्पिटल भी बहुत बनाए गए, लेकिन उसमें हरीश जी इतना बता दीजिए, आप डरे हुए हैं कि नहीं कोरोना से? आप इतना बता दीजिए, इस प्राइम न्यूज पे आप सरकार की तरफ से बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बैठे हुए हैं, इतना बता दीजिए पूरी सरकार डरी हुई है नहीं? देखिए बिल्कुल नहीं, डर कर विनोद जी, डर उसको डर नहीं, एक तरीके से सीरियसनेस कहेंगे। सीरियसनेस होना, हर किसी की जागरूकता होना हर किसी के अंदर जरूरी है। चुनौती को फेस करने तैयार है, डर करके आप चुनौती को नहीं फेस कर सकते। आखिर क्यों डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है हरीश जी? लगातार यही शिकायतें प्रदेश सरकार के खिलाफ की जा रही है कि डॉक्टरों की कमी है, अस्पतालों की कमी है, बेड्स की कमी है, लेकिन उसके बावजूद सरकार कह रही है कि हालात जो है वो काबू में है। काबू में न होते तो मैंने आपको बताया, आंकड़ा आपको बता रहा है, जो स्थितियां वो आपको बता रही कि काबू में है। मृत्यु दर 2% से भी नीचे और 85,000 से ज्यादा लोग संक्रमित ठीक हुए। अगर 23 करोड़ की आबादी के प्रदेश में 39,000 की संख्या संक्रमितों की है जो उपचाराधीन है, और अब तक कुल इससे जो मृत्यु दर है, एक व्यक्ति की जान कीमती होती है, लेकिन अगर आप रेशियो देखें तो अब तक लगभग 2000 के आसपास कुल लोग कोरोना संक्रमण से उनका जीवन गया है। तो ये बताता है जी कि सरकार लगातार काम कर रही है। अगर एक शख्स की भी जान जा रही है तो उसकी कल्पना आप कर सकते हैं, जो परिवार वाले हैं उनको डेड बॉडी नहीं मिल रही है, वो अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, पूरा परिवार खत्म हो गया है, पूरा परिवार तबाह हो जा रहा है। मैंने पहले बात मृत्यु दर की नहीं है, मृत्यु दर कितना कम है, बात आप ये भी देखिए कि कितने लोग मर भी रहे हैं। एक शख्स की जान भी जाना कोरोना से बहुत बड़ी बात है, उसकी आप कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हर व्यक्ति की कीमत, हर व्यक्ति जो है बेकीमती है, सबका जीवन अमूल्य है, लेकिन अगर आप जो रूटीन टाइम है, ये तो कोरोना काल है, कोरोना काल के पहले के अगर आंकड़े आप देखें तो जो सामान्य रोगों से मृत्यु दर थी उससे भी कम मृत्यु दर है। तो अगर आपको इन चीजों को सूक्ष्म निरूपण करेंगी, और जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो गंभीर रोगों से पीड़ित रहे हैं, ऐसे ही लोगों की कोरोना में मृत्यु हुई जो पहले से किसी न किसी गंभीर बीमारी से एक जान बहुत कीमती है। हरीश जी, आऊंगे आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी, आखिर क्यों हम और जो तमाम देश हैं उनकी गलतियों से हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, जबकि तब जब भारत में कोरोना जो है सबसे अंत में आया था और उसके बावजूद भारत में कोरोना की स्थिति जो अब दिख रही है वो काफी भयावह होती हुई नजर आ रही है। आनंद कुमार जी, क्यों नहीं हम सीख पा रहे हैं, जो और देशों के जो फॉर्मेट थे, जो उनकी गलतियां थी, उनकी गलतियों से हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, वही गलतियां हम क्यों दोहरा रहे हैं? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में भी हमारे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर चिन्मय गुप्ता लगातार जुड़े हुए हैं। आपके पास आऊंगी, यही सवाल मेरा आपसे भी चिन्मय गुप्ता, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है, लगातार जो और भी देश हैं, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, या फिर वो तमाम देश जो तबाही की कगार पर थे, उनकी गलतियों से हम क्यों नहीं सीख रहे हैं? वो जो उनके फॉर्मेट थे, लगातार हम भी वही क्यों गलतियां कर रहे हैं जो उन देशों ने की? देखिए, हालांकि काफी अंत में, काफी बाद में कोरोना जो है वो भारत में आया था। देखिए एक्चुअली क्या है, देखिए जब तक हमारे पास इसके लिए कोई एक
वैक्सीन या प्रॉपर मेडिकेशन नहीं आता है तब तक हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना होगा। इट इज़ अ डेंजरस प्रॉब्लम, डिजीज़ बहुत जल्दी ये फैलता है। और दूसरा, जैसे आप कह रहे हो कि अमेरिका में पहले आ गया था, चाइना में पहले आ गया था, इंडिया में काफ़ी दिनों बाद मतलब इसका धीरे धीरे करके केसेस स्टार्ट हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग टेस्टिंग जो कर रहे थे पहले, टेस्टिंग हम लोग पहले बहुत कम कर रहे थे। हो सकता है उस समय भी इंडिया में काफ़ी केसेस हों जो हम लोग को पता ही ना हो, जो एसिम्टोमेटिक केसेस भी हो सकते हैं। अब जैसे धीरे धीरे टेस्टिंग बढ़ेगी, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली में कहीं पर भी हो, तो वैसे वैसे केसेस हमारे सामने आएंगे। तो प्रॉब्लम हम लोग को ये है, केसेस सामने आएंगे पर मोर्टेलिटी रेट हम लोगों को इसको कम से कम करना है, जिससे किसी की जान ना जाए इसकी वजह से। तो उसके लिए बिल्कुल सही इलाज होना ज़रूरी है। जिसको खांसी, जुकाम, बुखार जैसा बिल्कुल भी कोई भी सिम्टम है वो किसी से ना मिले, अपने आप को क्वारंटीन कर ले या अपने फैमिली फिजिशियन जो कोविड एक्सपर्ट हैं उनसे बात करें, प्रॉपर दवाइयाँ लें और आराम करें। और दूसरा, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं यूपी में जितने भी हैं, उनका प्रॉपर सैनिटाइजेशन, फ्यूमिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नई पॉलिसीज लाए सरकार, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठोस कदम उठाए जाएं इस पर, क्योंकि जो स्थिति है वो अब आसानी से नियंत्रण में नहीं हो पाएगी। मैनेजमेंट शुड बी गुड। गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे योगी सरकार हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। लॉकडाउन में वीकेंड लॉकडाउन अभी भी उन्होंने कर रखा है। और जहाँ तक अपनी इकोनॉमी की बात है, लॉकडाउन लिफ्ट करना भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि काफ़ी चर्चा के बाद काफ़ी चर्चा हुई कि लॉकडाउन कब, कैसे, कहाँ लिफ्ट किया जाए। तो अच्छी बात ये है, देखिए इसमें रिकवरी रेट जो है हमारा ऑल ओवर इंडिया का मोर देन 70% है और मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है, जिसको हम लोग को धीरे धीरे करके नियर ज़ीरो लाना है। ठीक है, नितिन आपके पास आऊंगे। नितिन, आप फील्ड पर रहते हैं, लोगों से बातें करते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, आपको जानकारी है किस तरह की क्या स्थिति, धरातल पर क्या स्थिति है, आपने क्या कुछ देखा, उसको जरा बताइए। क्या स्थिति आप देखते हैं अस्पतालों की, लोगों से आप बात करते हैं, उनसे क्या कुछ समझ में आता है? क्या जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जो प्रोटोकॉल्स जो कोरोना को लेकर हैं, जो लोगों को सुविधाएं दे रखी हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं लोग? आप क्या देख रहे हैं धरातल पर? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करी जाए या राजधानी लखनऊ की बात करी जाए, तो जो पार्टी कार्यालय, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके जो पार्टी कार्यालय हैं वो तब से बंद हो गए हैं जब से कोरोना उत्तर प्रदेश में आ गया था। और लॉकडाउन के पहले से ही वहां पर उनके खुद के कार्यकर्ताओं की एंट्री बंद कर दी गई है, चाहे हम वो सत्ता दल की बात कर लें या विपक्षी दलों की बात कर लें। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने अभी कहा कि हम सीरियस हैं कोरोना को लेकर, लेकिन किस तरह के सीरियस हैं आप खुद देख सकती हैं कि राजधानी लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बीएड के एग्जाम करवाए गए, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं थी, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया एक तरीके से। दूसरी तरीके से अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में और भी परीक्षाएं कराने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये खुद न्योता दिया जा रहा है बीमारी। तो अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो उससे कितने लोग संक्रमित हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना एसिम्प्टोमेटिक भी है और उसमें किसी को अगर सिम्टम नहीं पता चल रहा है और वो खुल के चला गया है पेपर देने, तो उससे कई और जो छात्र हैं, कई और जो लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये बीमारी हो जाएगी। तो ये तो सीरियसनेस है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अस्पतालों का हाल, राजधानी लखनऊ में अगर हम बताएं तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे लोग एम्बुलेंस में इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बिस्तर नहीं मिल रहा, अस्पताल में उनको एंट्री नहीं मिल रही है, वो फोन करते रह जाते हैं, एम्बुलेंस उन्हें लेनी नहीं आ रही है। होम आइसोलेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ही वाकया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लड़की को आइसोलेट उसके घर के बाथरूम में कर दिया गया और वो 2 दिनों तक बाथरूम में पड़ी रही। जब खबर सोशल मीडिया पर चली है तब उसको अस्पताल में ले जाकर आइसोलेट करवाया गया। तो ये व्यवस्थाएं हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोशिशें पूरी करी जा रही हैं, वो लगातार बैठकर अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन जो सीरियसनेस की बात अभी चल रही थी कि सीरियस है हम, वो सीरियसनेस को जमीन पर लाना बहुत जरूरी है। हम मन में अगर घबराएंगे तो उससे नहीं होने वाला, हमें जमीन पर उतरना पड़ेगा। आम आदमी की जो जिंदगी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से रिकवरी रेट बताया जा रहा है, तो आप ये भी देखिए ना कि 50,000 के पार आपका आज का आंकड़ा पहुंच गया है मरीजों का, 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। तो आप अगर रिकवरी रेट गिना रहे हो तो आप ये भी तो देखिए ना कि 2200 लोग मर चुके हैं उत्तर प्रदेश। ये कहकर सरकार बच नहीं सकती कि रिकवरी रेट जो है वो ठीक है, वो ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने नितिन। आपके पास आऊंगे, हमारे साथ मेजर आशीष चौधरी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं सपा के। मेजर आशीष, आपसे ये जानना चाहूंगी आखिर क्यों आपको ये लगता है कि जो प्रदेश सरकार है वो कोरोना को लेकर जो है कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है, जबकि आपने हरीश चंद्र श्रीवास्तव को भी सुना होगा,
प्रवक्ता बीजेपी है वो, उन्होंने कहा कि हमने इतनी सारी जो है नीतियां बनाई हैं और जो सरकार जो है वो काम लगातार अच्छे कर रही है और जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। आप क्या कहेंगे इस पर? आपको क्यों लगता है जो नीति है वो ठोस नहीं है? देखिए, पहली चीज तो मेरा जो नाम आपने लिया वो थोड़ा सा गलत हो गया। जी माफ कीजिएगा, मेजर आशीष चतुर्वेदी। जी चतुर्वेदी। जहाँ तक अभी जो जिस विषय पे आज चर्चा हो रही है उसमें अगर आप देखें तो जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो भारत जो था वो विश्व में कुछ 19वें स्थान पे था। जब ये मार्च में जब ये हमारे यहाँ जब इसमें ज्यादा लोगों को मालूमात हुई इसके बारे में, और आज लगभग दूसरे स्थान पे हम आ चुके हैं और 10 से 15 दिन के अंदर हम विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश होने वाले हैं। तो अगर सरकार कुछ कर रही होती तो ये हम जो 19वें स्थान से लेके अब विश्व में सबसे ऊपर आने वाले हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा जो कोरोना पीड़ित लोग होंगे वो हमारे देश में होंगे। तो कहीं ना कहीं इसी बात से पता चलता है कि सरकार कितनी गंभीर रही। सरकार ने केवल बड़े बड़े बातें करी, बहुत बड़े बड़े आंकड़े दिए गए कि इतने जीरो लगा दिए उन आंकड़ों में कि गिनना मुश्किल हो गया, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है। आज अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक कैबिनेट मंत्री तक की मृत्यु हो गई। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हॉस्पिटलों में क्या हाल है कि अगर वो कैबिनेट मंत्री को नहीं बचा पाए, एक भाजपा विधायक को बेड नहीं मिला, उनके भाई सड़क पे रो रहे थे कि मेरा भाई जो है वो भाजपा का विधायक है और अस्पताल उसको जो है वो एंट्री नहीं दे रहे, बेड नहीं दे रहे वहां पे। तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। वहीं अभी हमारे जी टीवी के पत्रकार थे, कैमरामैन, उनको जो है 6 घंटे तक अस्पताल में जब वो एडमिट थे तो ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड की 6 घंटे तक और उनकी मृत्यु हो गई। और उनके लिए स्वास्थ्य मंत्री को भी फोन किया गया था और स्वास्थ्य मंत्री ने हॉस्पिटल को भी फोन किया था और उसके बावजूद उनको 6 घंटे तक जो है ऑक्सीजन तक नहीं दी गई थी। ठीक है। तो आप उससे ठीक है, तो आप एक स्थिति का अंदाजा उससे ले सकते हैं कि एक आम आदमी कहाँ खड़ा है, उसको क्या आज मिलने वाला है, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं उसको मुहैया कराई जाएंगी सरकार द्वारा। ठीक है। हरीश जी, इसका जवाब दीजिए, जब ऐसे लोग बीजेपी नेता जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, पत्रकार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं, आम जनता कहाँ जाएगी, कैसे बचाव करेगी कोरोना से? देखिए, पहली बात तो ये कि जो ये कोरोना वायरस है ये आम और खास को नहीं देखता। लेकिन साधन खास के पास तो साधन ज्यादा होते हैं ना हरीश जी, तो आम तो त्रस्त होता है, इसीलिए सवाल पूछा गया। नहीं, देखिए ये साधन पे भी डिपेंड नहीं करता, ये न आम और खास को देखता है न साधन को देखता है। अब वो कैसे संक्रमण फैलता है ये भी एक से आप देखें तो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इसके संक्रमण को लेकर के भी कई बार बहुत छोटे बच्चों में आया कि बहुत छोटे बच्चों को संक्रमित हो गया, तो अब आखिर 2 महीना का बच्चा या 3 महीने के बच्चे में कहाँ से कांटेक्ट हो गया जबकि उसको मालूम नहीं है। तो ये एक वायरस है और अनसीन है, किस तरह से लोगों को संक्रमित कर लेता है इसका पता नहीं लगता। और जहाँ तक जो मेजर आशीष चतुर्वेदी जी ने जो सवाल खड़े की, देखिए इतनी बड़ी संख्या में अगर पेशेंट एक साथ संक्रमित हो रहे हैं, लोग एक साथ संक्रमित हो रहे हैं, तो कभी कभी एम्बुलेंस की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रातों रात आप एम्बुलेंस की सीट नहीं तैयार कर सकते। दिक्कतें आती हैं व्यवहारिक स्तर पे, कई बार दिक्कतें आती हैं और कई बार लोगों को बेड अगर नहीं मिल पाते तो ये अपवाद स्वरूप होता है, परंतु कई बार ये व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। क्या ऑक्सीजन की बात कही मेजर आशीष चतुर्वेदी जी ने, तो मैं ये नहीं जानता, उसके बारे में मुझे एग्जैक्ट मालूम बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन न मिली हो या ऐसा नहीं हो पा रहा है कि बेड नहीं मिल पा रहा है। थोड़ी बहुत देरी संभव है, सब जगह हो सकती है, कहीं भूल चूक भी हो सकती है, कहीं अपवाद स्वरूप लापरवाही भी आती है, एक बड़ा स्टेट है। हरीश जी, आपको नहीं लगता है, हाँ आपको नहीं लगता है सरकार को किसी ठोस नीति बनाने की जरूरत है, नई पॉलिसी बनाने की जरूरत है कोरोना को लेकर?
क्योंकि जो पॉलिसीज चल रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, तमाम जो प्रोटोकॉल्स के तहत जो काम हो रहा है, उनसे जो है बात नहीं बन पा रही है। तो आपको नहीं लगता है कि प्रदेश सरकार को नई पॉलिसीज बनानी चाहिए, कोरोना को लेकर कोई ठोस नीति होनी चाहिए सरकार के पास? देखिए, जो नीति होती है इसको लेकर के एक सवाल का और आशीष चतुर्वेदी जी का जवाब दे दूं और फिर मैं आपके इस सवाल पे आता हूं। आशीष जी ने ये कहा था कि भारत अब दूसरे नंबर पे। अगर इस आंकड़ों में आप जाते हैं तो दुनिया की में जो जिन देशों में संक्रमण है और भारत की आबादी जो है 130 करोड़ की आबादी का देश है, दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की बड़ी आबादी का देश है, तो उसको आपको उसके सापेक्ष भी देखना होगा। और दूसरी बात, जो आपने नीतियों की बात कही, जो इस पे जो नीति बनती है वो ICMR या जो शीर्ष संस्थान है, जो विशेषज्ञ हैं, वो नीतियां इसको लेकर के बनाते हैं। सरकार तो उन नीतियों को क्रियान्वित करती है। जो वैज्ञानिक, जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में जो महारत किए हुए लोग हैं, वो उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं इस संदर्भ में, उनका अनुपालन सरकार करा रही है, उनके क्रियान्वयन के लिए सरकार काम कर रही है। तो जैसा डॉक्टर चिन्मय जी बैठे हैं और आप एक डॉक्टर साहब का बात कर रही थी, आप उनसे पूछेंगी तो बेहतर बताएंगे। तो जैसा जो विशेषज्ञों के दिशा निर्देश होते हैं, सरकार उसके अनुरूप नीतियों का क्रियान्वयन करती है। ठीक है आशीष जी, मेजर आशीष जी, आपने सुना क्या कुछ कहा हरीश जी ने? उन्होंने कहा जो कि आपने पूछा था कि नीतियां जो है वो ठोस नहीं है सरकार के पास, लेकिन हरीश जी ने जवाब दिया कि चीजें चल रही हैं और जो चल रही हैं वो ठीक है, हालात जो है अभी काबू में। उनका यही कहना है फिर से। देखिए, वो तो अब अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि पार्टी का पक्ष रखना एक अलग बात है। किसी दिन कोरोना की ये जो बीमारी फैल रही है उनके घर तक भी पहुंच सकती है, तब वो ये नहीं देखेगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता हैं या नेता हैं, वो नुकसान होगा। तो जो नुकसान हो रहा है उसमें पब्लिक को अपने से अलग करके नहीं देखना चाहिए। हरीश जी का कहना है कि रातों रात साधन नहीं उपलब्ध हो सकते, रातों रात चीजें जो है ठीक नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं, चीजों को ठीक होने में समय लगता है। नहीं तो वही तो हम कह रहे हैं कि इन्होंने अब जो हमने एम्बुलेंस 108, 102 हमने एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी ने यहाँ शुरू की, कई यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं बनवाए, तो अगर आज उन्हीं के बतौरत तो थोड़ा बहुत जो हो पा रहा है वो हो रहा है। बाकी इन लोगों ने कोई प्रयास ही नहीं किया। जब आपने लॉकडाउन रखा शुरू में तो इन्होंने कोई तैयारी ही नहीं की उसमें कि हमें कैसे टैकल करना है। और आज भी अगर आप देखें, इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी। अरे क्या जरूरत थी शराब की दुकानें खोलने के लिए? आपने वहां भीड़ लगवा दी, फैलेगा तो है ही है। बहुत लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही ये चाह रही है कि कोरोना फैले, लोग इसी में उलझे रहें और जो हमारे देश के जो मूल मुद्दे हैं उन पे बात ही ना हो, आदमी इतना परेशान रहे। तो कहीं ना कहीं उसी के तहत दिख रहा है ये चीज। आप ये उनसे पूछिए ना कि जब मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, तो आपको शराब की दुकान खोलने की इतनी आतुरता क्यों थी? हरीश जी जवाब दीजिए, जब तमाम चीजें बंद हैं, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो शराब की दुकानें क्यों खुली हैं? देखिए, ये जो मेजर आशीष चतुर्वेदी के जो भी वक्तव्य हैं वो बहुत सतही है और बेसलेस इनके आरोप है, आधारहीन तथ्यहीन आरोप है। और आरोप लगाने के लिए ऊपर आरोप लगाते रहिए। ये इस तरह की है, अगर आप सिंपल बात करते हैं तो जरा तथ्यात्मकता से बात करिए। सरकार ने कुछ नहीं किया, तब समाजवादी पार्टी ने कर दिया। देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेजर आशीष चतुर्वेदी के हिसाब से केवल समाजवादी पार्टी ने। तो आप अगर उस आत्मश्लाघा में जी रहे हैं तो आप ये आपको मुबारक हो बात। लेकिन इस तरह की सतही बातें और इस तरह की तथ्यहीन बातें, ये इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई तर्कसंगत सवाल पूछेगा उसका जवाब दिया जा सकता है, और कोई तर्कहीन बातें करता रहे तो उसका तो कोई जवाब नहीं। बताया नहीं आपने कि शराब की दुकान क्यों खोली? मैंने जो कहा वो उसको आप सुन लीजिए आशीष चतुर्वेदी। अरे आप बताइए ना, आप बता दीजिए हरीश जी। शराब की दुकान खोलना भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों जरूरी था? आप तर्कसंगत बात नहीं कर रहे हैं, तो तर्कहीन बात करता उसका कोई जवाब नहीं होता। हरीश जी अच्छा, मतलब तर्कहीन बात आपने खोली है दुकान। मेजर आशीष जी, आप मेजर आशीष जी, आप बीजेपी ये कहती है
कि विपक्ष को तो हर चीज से दिक्कत है, लॉकडाउन लगाया ये उससे बताएं दिक्कत, ना लॉकडाउन खोला शराब उससे की दिक्कत, दुकान शराब की भारतीय दुकानें जनता खोली पार्टी ने उससे क्यों दिक्कत, खोली? स्कूल इनके कॉलेजेस मोदी और बंद किए योगी उससे जी ने दिक्कत, शराब की विपक्ष को दुकान हर इतने चीज पैसे से क्यों दिक्कत है। खोली? नहीं, शराब की दुकान क्यों खोली ये तो बता दे, पूरी पब्लिक जानना चाह रही है, देश जानना चाह रहा है कि शराब जी, की बता दुकानें दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों खोली? 4 लाख तो किया गया। अब अपने तर्क से बता दीजिए, तर्क से। चलिए ठीक है, वो कौन सा तर्क है बताइए ना, हरीश जी। पूरा देश जानना चाह रहा है कि आपने जवाब सोच के रखे हरीश जी, आऊंगी आपके पास और इस चीज का जवाब आपसे लूंगी। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर इसके बाद आनंद कोई कुमार जवाब नहीं गुप्ता है। भी जुड़े हुए हैं, चेस स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाएंगे। डॉक्टर आनंद कुमार, आखिर क्या कारण है? मैं लगातार देख रही हूं, देश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बीते 15 दिनों से मामले जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके कारण क्या है? क्या टेस्टिंग जो है वो तेज हो चुकी है या फिर ये एक्टिव केसेस है? अंदर की चीजें क्या है? क्या कुछ चीजें अंदर से जो सामने आ रही है वो क्या है कि टेस्टिंग जो है वो तेज हो चुकी है या फिर ये जो केसेस आ रहे हैं वो एक्टिव केसेस है? जी नमस्कार। एक्चुअली टेस्टिंग तो बढ़ी ही है हमारे प्रदेश में, और अब तो सरकार कह रही है कि हम 2 लाख पर डे कराएंगे। तो लैब्स बढ़ी है, टेस्टिंग बढ़ी है, लोग एक्टिवली आकर के जांचें करा रहे हैं, तो पॉजिटिविटी बढ़ी है और इससे हमको होम आइसोलेशन कर करके स्प्रेड को रोकने में भी मदद मिली है। तो ये जरूरी है, और लेकिन पब्लिक की तरफ से भी सरकार के काम के साथ पब्लिक की बहुत जरूरी है कि वो SMS का पालन करे, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और कहते हैं कि सैनिटाइजर, सोप वाटर बार बार यूज करे, और मास्क को भी सही ढंग से पहने। मास्क पर वो हाथ लगा रहे हैं, मास्क लटकाए हुए हैं कान से और छुट्टी पे लगाए हुए हैं, तो ये सब कई कारण हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है। पब्लिक जब तक कोऑपरेट नहीं करेगी किसी भी महामारी से निपटा नहीं जा सकता। बार बार लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता, और लॉकडाउन से आपको इकोनॉमी भी देखनी है, तो हर चीज को बैलेंस करना है। दो धारी तलवारें हैं कि आपको आय भी देखनी है, कि उसी आय से ही आपको इलाज भी करना है। तो आपको सब कुछ देखते हुए सरकार को अपने निर्णय लेने होंगे, और लगातार सरकार जो है अपनी पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट ला रही है, उससे लगता है कि हम लोग कर ले जाएंगे, अच्छा काम कर ले जाएंगे। यानी कि डॉक्टर आनंद, जरूरत है सरकार जो है नई पॉलिसीज तैयार करे, कोई ठोस कदम उठाए कोरोना को लेकर, आपका ये कहना है? ये मैं कह रहा हूँ कि वो हर दिन अपडेट कर रही है। जैसे होम आइसोलेशन की पॉलिसी लाई, उसके पहले उन्होंने एक्टिव केसेस को ढूंढने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की पॉलिसी लाई, तो इस तरह से वो हर दिन अपडेट कर ही रही है। तो ICMR की गाइडलाइन आ रही है, या हमारे लोकल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अभी उसने मीटिंग कराई थी, जब उसने वैक्सीन की डोजेस लाई, तो इस तरह से इनपुट्स ले रही है, और जैसे जैसे इनपुट्स आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, चीजें ठीक हो रही हैं। ठीक है, डॉक्टर चिन्मय आपके पास आऊंगी। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी भारत में कोरोना का पीक आना बाकी है, इस पर क्या कहेंगे? अभी जो स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति अभी भारत में आनी बाकी है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। देखिए, जैसे कि हम लोगों को सबको पता है, इट इज़ अ न्यू डिजीज़, न्यू वायरस। इसके मार्च से पहले हम लोगों को किसी को कुछ पता नहीं था कि कोविड-19 क्या है, किस तरह का सिम्टम्स लाएगा, किस तरह का क्या हम लोगों के बॉडी में, सिस्टम में क्या प्रभाव डालेगा। देखिए, इसमें मुझे क्या लगता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स और जो नॉर्मल पब्लिक है उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जा रहा है आजकल, क्योंकि जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, तब तक हम लोगों को बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। दूसरा, जहाँ तक बेड्स की बात कह रहे हैं कि बेड्स इंक्रीज़ करना, जो टेम्प्रेरी जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं हम लोग को उनको बढ़ाना चाहिए ऑल ओवर आवर कंट्री। दूसरा, बेड्स इंक्रीज़ करना, जो टेम्प्रेरी बेड्स हम लोग डाल सकते हैं कहीं पे, नॉर्मल जो बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं, जो नॉर्मल जो खाली वैकेंसीज हैं, जहाँ जहाँ वहाँ कर सकते हैं। दूसरा, जो आप कह रहे हो कि व्हाट इज योर क्वेश्चन? अभी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत में जो स्थिति है कोरोना को लेकर, उससे बदतर स्थिति अभी आएगी, भारत में कोरोना का पीक आना भी बाकी है। देखिए, पीक मुझे लगता है कि स्टार्ट हो चुका है, और ये सितंबर और अक्टूबर तक इसका हो जाना चाहिए। कि जैसे मॉडर्ना वैक्सीन है हमारी, ये मॉडर्ना वैक्सीन 2-3 जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन बना रहे, दे आर उनका 3rd फेज क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। ख़त्म होते होते मुझे लगता है एंड ऑफ दिस ईयर और स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर हम लोग को वैक्सीन अवेलेबल हो जाना चाहिए। बट पीक अभी, जैसे इंडिया में टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग को एसिम्प्टोमेटिक केसेस पता चलेंगे कि कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन नहीं है। तो जब धीरे धीरे राइज होंगे केसेस का, तो पीक आएगा भी।
इट विल बी इन बिटवीन अक्टूबर। ठीक है, दिनोज कुमार जी आपके पास आऊंगी। क्या आपको लगता है कि कोरोना से जो है जनता त्रस्त है, लेकिन जो सरकार है और विपक्ष है दोनों आपस में जो है सियासी जो तीर छोड़े जा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से सियासत हो रही है कोरोना पर, लेकिन जो स्थिति है उसको गंभीरता से कोई नहीं ले रहा है। देखिए मोनिका, अभी ये सत्य है कि इस टाइम राजनीति करना शोभा नहीं देता है, ना तो सरकार को ना विपक्ष को। अभी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि मानवीय तौर पे डॉक्टर नर्स अपने ज़िंदगी को खतरे में डाल के जिस तरह से लोगों की सेवा कर रहे दिन रात, जो मैं देखता आ रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यू हमारा एक पत्रकार होने के नाते ये कर्तव्य बनता है, उन लोगों को प्रोत्साहित भी हम लोगों ने किया और कर रहे हैं, और कई ऐसे डॉक्टर नर्स संपर्क में हैं। सरकार का एक दायित्व बनता है, और विपक्ष की जो पार्टी है क्या उसने भी कभी कोशिश करी है? देखिए, सिर्फ इल्ज़ाम लगा देने से ये नहीं है, यहाँ बात राजनीति की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबको पता भी इसका वैक्सीन नहीं बना है। डॉक्टर साहब ने सही कहा, क्योंकि अभी आपने भी सवाल किया था डॉक्टर साहब से, पीक तो आना भी बाकी है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या जो है 130 करोड़ के आसपास है, और जिस तरह से पूरे आप एक एक स्टेट की स्थिति आप देखेंगे कोरोना को लेके, सिर्फ यूपी ही नहीं, एक एक स्टेट में जिस तरह से भयावह स्थिति हो रही है, सरकारें हर जगह बीजेपी की नहीं है, कहीं अलग अलग पार्टियों की भी सरकार है, क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है, लेकिन जरूरत है सरकार को, पूरे भारत की सरकार, जो केंद्र की सरकार सपोर्ट, जिस तरह से मोदी जी कह रहे कि मैं सपोर्ट करना और करना, ये बहुत अंतर होता है। इस शब्द का अर्थ अगर आप निकालेंगे करना और करना, तो बहुत इसका मायने रखता है। आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे अभी एक सवाल इन्होंने उठाया विपक्ष का नेता, उन्होंने जवाब नहीं दे पाए। शराब, देखिए सैनिटाइजर भी जो है हम लोग हाथ में लगाते, उसमें है क्या अल्कोहल? अभी मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं शराब पीता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता शराब में कितना अल्कोहल का मात्रा होता है, तो मैं अभी इसीलिए मैंने कहा कि चलो भाई पता करता हूँ। शराब खोलना ये तो एक अलग मुद्दा है, जब आपका ऐसा वक्त आएगा उस टाइम आप इस सवाल को उठाएंगे, लेकिन आपको अभी विपक्ष होने के नाते सहयोग की भी जरूरत है, क्योंकि आप भी सरकार बनाना चाहते हैं, पहले भी सरकार बना के रखे, लेकिन कभी भी इन दोनों पार्टी भाजपा सपा कोशिश नहीं किया कि एक जगह मीटिंग करके डॉक्टर और नर्स का हौसला बढ़ाए, हॉस्पिटल के स्टाफ का हौसला बढ़ाए। जो प्राइवेट सेक्शन है, प्राइवेट सेक्शन अभी प्राइवेट सेक्शन बंद है, मतलब काम अब शुरू हुआ धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे हैं होटल जो बंद है, उनको आप आइसोलेट करें, उनको आप डॉक्टर वहां पर अवेलेबल कराएं, और मरीज की संख्या बढ़ रही है तो उनको आप आइसोलेट करें, मतलब अलग रखें। एक जैसे मान लीजिए मुझे नहीं है पॉजिटिव, किसी को है, तो उससे मेरी दूरी को बनाइए। उसके लिए अभी बहुत जगह हैं, लेकिन उस जगह का अभी तक कोई खोज नहीं किया, न सरकार ने न विपक्ष ने कभी कोशिश की कि सरकार को सुझाव दे कि आइए हम लोग मिलकर इसको लड़े, इस लड़ाई को दूर करें। देखिए कौन पीस रहा है? आम जनता। आज सैनिटाइजर आपको कहता हूँ 50-60 रुपए की खरीदना होता है, सप्ताह भर में खत्म हो जाती, 2 दिन 3 दिन, क्योंकि 3-4-5 टाइम लगाना ही लगाना। आखिर क्यों सिर्फ विरोध ही होता है? क्यों सरकार का सहयोग नहीं किया जाता? हर चीज से समस्या होती है। लॉकडाउन लगाया जाए तो समस्या, लॉकडाउन हटाया जाए तो समस्या, स्कूल कॉलेजेस बंद हो तो समस्या, शराब की दुकानें खुली हो तो समस्या। समाधान क्यों नहीं निकाला जाता? आपकी तरफ से सहयोग क्यों नहीं किया जाता? विपक्ष हमेशा शिकायतें लेकर ही क्यों आता है? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो सरकार की खामियां हैं उनको, ठीक है, लेकिन सहयोग की भी जिम्मेदारी बनती है जब ऐसा समय है। जब एक कोई काम इनकी सरकार दिल्ली में बैठी या लखनऊ में बैठी करे तो हम सहयोग करें। ये लोग एक कोई काम करें तो हम सहयोग करें, एक काम नहीं है इनका। डॉक्टर जितने मर गए, डॉक्टर्स के पास पीपीई किट्स नहीं थी। वाराणसी जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, वहां के जो मेडिकल स्टाफ है उसने पूरों ने रिजाइन कर दिया है। किसने रिजाइन कर दिया है? अब पता करें उसमें। देखिए हमारे देश में मेजर आशीष जी आपकी तरफ से, ठीक है, बात है, मार्च में जागे 3 महीने भारतीय जनता पार्टी नमस्ते ट्रंप और ये सब करती रही, जबकि जनवरी में WHO ने इसको एक आपदा घोषित कर दिया था। इनकी सरकार ने कुछ किया ही नहीं, ये तो मजे कर रहे थे। तो अब जब सो रहे थे ये लोग, तो उसका खामियाजा आज इस देश को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, प्रदेश सरकार में बहुत खामियां हैं, ठीक है, प्रदेश सरकार नहीं काम कर रही है, ठीक है, लेकिन विपक्ष की तरफ से, आपकी तरफ से क्या कुछ काम किया गया? क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना विपक्ष होने के नाते। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने हॉस्पिटल बने हुए हैं वो विपक्ष के ही बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक एम्बुलेंस नहीं चलाई, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया है। ये 3 साल में किया क्या है? और 6 साल में जो मोदी जी बैठे, बताते कौन सा हॉस्पिटल बनाया है इन्होंने?
जो बनाए हुए हमारे वहाँ इनॉग्रेट करने पहुंच रहे हैं और पत्थर बदलवा रहे हैं। 5 साल ये कर सरकार रहे हैं। में ये इससे- कितने इससे- हॉस्पिटल इससे- बनाए? इससे जरा सुधरेगा इनसे क्या पूछ लिया जाए। कोरोना के जो मरीज हैं? ये शराब और अभी तो रेलवे बेचने जा रहे हैं, आप शराब बेच रहे हैं, आप देश ही बेच डालेंगे एक दिन। लाल किला भी जब आपने आप हटाने के सरकार लिए दिया, लखनऊ जब आप एयरपोर्ट भी सत्ता दे दिया में थे आपने। तब आपने क्या किया ये मैं नहीं पूछ रही हूँ। अब जब आप विपक्ष में हैं तब आपने नहीं तो क्या किया, विपक्ष में किस होके तरह हम से क्या सहयोग कर करेंगे? रहे हैं? हमारे कार्यकर्ताओं ने इनने कहा, इन लोगों ने मजदूरों को नहीं चलने दिया, अब वो उनको लिए कोई व्यवस्था नहीं की, उनसे टिकट ले लिया। हमारी पार्टी के लोगों ने खाना खिलाया, सड़कों पे पानी दिया सबको। डिम्पल यादव खुद सड़क पे खड़े होकर बांट रही थी खाना। विपक्ष में रह के जो भी हम कर सकते थे हमने किया, और पब्लिक की आवाज बन के इनके जो घोर अत्याचार और जो खामियां हैं मेजर उनको आशीष जी, उठाया है। काम वो करने विपक्ष में का और काम दिखाने बोलिए। में फर्क होता है। सवाल सत्ता में बैठों से होता है, विपक्ष से सवाल नहीं होता पूछिए, है। लेकिन सहयोग भी सवाल कीजिए, सत्ता आपकी में जिम्मेदारी बैठे हैं, बनती है। उनसे मेजर किया आशीष जाता है जी, कि ठीक उन्होंने है, क्या किया। ठीक है, हजारों लाखों करोड़ों का गमन कर रहे हैं, ठीक है, पर डे, ठीक है, पर डे गमन कर रहे हैं। ठीक है। हरीश जी, खिलवाड़ हरीश जी जवाब दीजिए जल्दी। पहले वही बता दीजिए, शराब की आशीष जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। सब मेजर आशीष पूरी दुनिया मेजर आशीष बेचती है, और जो कुछ यहाँ दिखाई पड़ रहा पूरी वो मेजर आशीष का किया हुआ, इसका जवाब यही पूरी दुनिया ने देख लिया है भाई साहब। 19 नंबर दूसरे से आ गए और 10 दिन बाद पहले पे होंगे। कह रहा हूँ जो पूरी दुनिया में केवल मेजर आशीष को किया है। ठीक है, अब तो बता दीजिए शराब की दुकान क्यों खोली? करके राजनीति करने वाले सपा के लोग। मेजर आशीष जी अब तो बता फौज में रहे दीजिए। हैं, फिर आप शराब की लगातार महत्व नहीं ये जानते। बता रहे हैं सरकार की तरफ से क्या कुछ चीजें की गई, क्या कुछ कमियां फौज में सरकार की है, शराब की लेकिन महत्व नहीं आपकी तरफ से क्या कुछ सहयोग किया गया आपने ये नहीं बताया। मैंने क्या कहा कि करने में और दिखाने में फर्क होता है। डिम्पल यादव ने खाना बांटा, ये हमने देखा, लेकिन कितनों को बांटा ये हमने नहीं देखा। तस्वीरें सिर्फ सामने आई थी। तो दिखाने में और करने में फर्क होता है। चलिए ठीक है, नितिन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े, ठीक है आऊंगे आपके पास। नितिन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। नितिन, आप देख रहे हैं किस तरह की बातें हो रही हैं, आप सरकार की बातें सुने या विपक्ष की बातें सुने, लेकिन उस बीच पिस कौन रहा है? आम जनता। कहां चूक आप देख रहे हैं? फील्ड पर रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, अस्पताल जाते हैं, नेताओं से मिलते हैं, कहां चूक देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल वाद विवाद की प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही है, ये प्रतियोगिता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जिस स्थिति से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है, जिस स्थिति से राजधानी लखनऊ गुजर रहा है, पूरा देश गुजर रहा है, उस पर ये वाद विवाद की प्रतियोगिता सही नहीं लगती है। जितने भी राजनीतिक दल हैं या फिर आम जनता है, सबको मिलकर कोरोना से लड़ना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। बात रही नई रणनीति की, तो नई रणनीति अब बनाने का समय नहीं है, क्योंकि कोरोना का जो पीक समय है वो बिल्कुल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर हम देखें तो जो पुरानी रणनीतियां सरकार की तरफ से बनाई गई हैं, और पुरानी रणनीतियों पर अगर बेहतर मॉनिटरिंग के तहत काम किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट है वो अच्छा आ सकता है। मुख्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अस्थायी जेलें बनाई जा सकती हैं, तो अस्थायी अस्पताल भी बनाए जा सकते हैं जहाँ पर बेड लगवाए जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो डॉक्टर उनको कैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स, जैसे बताया गया कि पीपीई के डॉक्टर के पास नहीं थी तो उन्होंने काम का बहिष्कार कर दिया, कई जगहों पर एक साथ डॉक्टर्स ने काम नहीं किया। तो इन जगहों पर जो डॉक्टर जो कोरोना वॉरियर, मेन कोरोना वॉरियर, क्योंकि सबसे ज्यादा पेशेंट के पास वही रहते हैं, उनकी देखभाल कैसे करनी है ये देखना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात है जो एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम है सरकार की तरफ से, उस रिस्पॉन्स टाइम को मॉनिटरिंग के तहत कम कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8-9 घंटे बीत जा रहे हैं, पेशेंट के पास एम्बुलेंस नहीं पहुंच रहा, तो वो रिस्पॉन्स टाइम कैसे कम कराया जाए, कैसे उसकी मॉनिटरिंग कराई जाए, ये देखना बहुत जरूरी है। सैनिटाइजेशन इलाकों का कराना बहुत जरूरी है, तभी कोरोना पर आप कुछ कर सकते हैं। नई रणनीति बनाने से कुछ नहीं होगा, पुरानी पर काम करिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए नितिन। तो तमाम गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि वक्त की कमी है ऐसे में रोकना चाहूंगी आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए देश में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर ये आप सभी जानते हैं। 24 लाख के पार जो है आंकड़ा वो पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में 49,000 के पार एक्टिव केसेस जो है वो पहुंच चुके हैं। सरकार क्या काम कर रही है ये आपने अभी सुना, इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आप सावधानी बरतें, आप अपनी तरफ से चीजें देखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सरकार अगर रियायतें दे रही है, छूट दे रही है, उसका फायदा उठाएं, लेकिन सावधानी से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।